हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 12 शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन की निश्चित उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि पूरी किताब से लिया गया महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। देखिए, 100 नंबर यदि आपको पक्का करना है तो इन सभी निश्चित उत्तरीय प्रश्न को तैयार कर लीजिए। और बहुविकल्पीय प्रश्न का भी हमने वीडियो बना दिया है, अति लघु उत्तरीय का भी प्रश्न का वीडियो बना दिया है, एक मैराथन वीडियो आने वाला है जल्द। तो इन सभी प्रश्नों को यदि आप तैयार कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में यही सब प्रश्न आएगा। तो आज के इस वीडियो में 40 निश्चित उत्तरीय प्रश्न बताएंगे, वो भी उत्तर के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह इंपॉर्टेंट वीडियो बिना कुछ देरी के। प्रश्न क्योंकि पूरे किताब से है, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस बार भी आने के काफी चांसेस है इन सभी प्रश्नों का। तो देखिए, आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि गुरुकुल शिक्षा, पहला प्रश्न है कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु शिष्य के संबंध किस प्रकार के थे। जो आपका फर्स्ट चैप्टर शायद वैदिक कालीन भारतीय शिक्षा, उससे लिया गया ये प्रश्न है। तो इसका आंसर देखिए क्या है। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु शिष्य के आपसी संबंध बहुत ही मधुर, क्या है, बहुत ही मधुर तथा पिता पुत्र के समान थे। पहला प्रश्न है, इसका उत्तर देख सकते हैं। क्योंकि निश्चित उत्तरीय जो प्रश्न होता है, ये बेसिकली आपका 5 प्रश्न होता है, एक एक नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है। इसमें ज़्यादा आपको बड़ा नहीं देना होता है। फर्क बस इतना होता है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है उसमें 4 विकल्प दिए जाते हैं, लेकिन जो निश्चित उत्तरीय होते हैं इसमें विकल्प कोई नहीं दिया जाता, इसमें सिर्फ प्रश्न आपको दिया जाएगा। इनमें जो आंसर देना होगा है एक लाइन में, यानी एक लाइन में इसका आंसर देना है। जो भी आता है एक लाइन में दे दीजिए, फालतू मत दीजिए। दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत समाज के किस वर्ग के बालकों को उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त नहीं था। कौन सा जो उपनयन संस्कार है, समाज के किस वर्ग के बालकों को इस जो उपनयन संस्कार है इसका अधिकार प्राप्त नहीं था। तो इसका उत्तर देखिए क्या है। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत शूद्र वर्ण, यानी जो शूद्र वर्ण के बालकों को उपनयन संस्कार का बेसिकली जो है अधिकार प्राप्त नहीं था। तो इनमें से दूसरे का प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया है, देख सकते हैं। सारे क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए, कॉपी में लिखना चाहे तो लिख लीजिए, नहीं तो आप इस प्रकार से वीडियो को याद करते हैं, यानी वीडियो को रोक कर भी आप याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में देखिए क्या है, तीसरा प्रश्न देखिए। शरणत्री क्या है, शरण या त्री से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर देखिए थोड़ा बड़ा में है, क्योंकि निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। एक एक नंबर का है। स्टूडेंट, जो बहुविकल्पीय और निश्चित उत्तरीय प्रश्न होता है, ये तैयार करना आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब भैया, ये तैयार करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है, मैं बता दूं आपको। क्योंकि जब अभी आप कॉपी लिखने जाते हैं तो आपका बहुविकल्पीय और निश्चित उत्तरीय से ही डिसाइड हो जाता है कि आगे आपने कॉपी किस प्रकार से लिखी है। आगे चाहे आपने अच्छी लिखी होगी, निश्चित उत्तरीय और बहुविकल्पीय में आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आगे आपने काफ़ी अच्छी लिखी है, तो एग्जामिनर क्या हो जाएगा, वो डिमोटिवेट हो जाएगा जब आपका पहला ही देखेगा कि निश्चित उत्तरीय आपने सही लिखा है, नहीं लिखा है, बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं लिखा है। तो इसीलिए आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, बहुविकल्पीय और निश्चित उत्तरीय को तैयार कर लेंगे तो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा और काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको देकर जाएगा। तो इसका उत्तर चलिए देख लेते हैं क्या है। बौद्धकालीन शिक्षा की मान्यताओं के अनुसार जब बालक की शिक्षा प्रारंभ की जाती थी, तब बालक बौद्ध मठ की शरण में जाता था। इस अवसर पर बालक को एक श्लोक का उच्चारण करना पड़ता था, क्या है, बुद्ध शरणम गच्छाम, धम्मम शरणम गच्छाम, संघम शरणम गच्छाम। प्रचलन या परंपरा को ही शरणत्रीय, क्या है, शरणत्रीय के रूप में जाना जाता है। तीसरा प्रश्न का उत्तर आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न क्या है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम से संबंधित है। चौथा प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा के दो मुख्य स्तर कौन से हैं, क्या है, जो दो मुख्य स्तर है कौन है। तो ये देखिए, इनमें जो दो मुख्य स्तर है, इसमें प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा, ये बौद्धकालीन शिक्षा के दो स्तर है। स्टूडेंट, हमने आपको पहले ही बताया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि जो आपका चैप्टर होता है उसी से रिलेटेड प्रश्न आता है, आप दिमाग लगाएंगे तो उसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए क्या है, पांचवा प्रश्न कि भारत में मध्यकाल में, क्या है, भारत में मध्यकाल में शिक्षा के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे। भारत के मध्यकाल में शिक्षा का जो मुख्य केंद्र आगरा, दिल्ली, लाहौर, अजमेर, मुल्तान, मालवा, गुजरात तथा जौनपुर में था, जो कि मध्यकाल यानी जो मुस्लिम काल वाला शिक्षा है। उसके बाद में देखिए क्या है, 6 नंबर प्रश्न देखिए। क्योंकि हर एक चैप्टर, वो चाहे आपका साइकोलॉजी से हो, यानी शिक्षा शास्त्र में साइकोलॉजी, खंड का दोनों से लिया गया प्रश्न है, बराबर प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है। यदि आप इन्हीं में से तैयार कर लेंगे तो इसी में से आएगा, कोई बाहरी प्रश्न नहीं आएगा। 6 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। मध्यकाल भारतीय शिक्षा, क्या है, मध्यकाल भारतीय शिक्षा की प्रणाली
को अन्य किस नाम से जाना जाता है? शिक्षा प्रणाली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बंगाली भारतीय शिक्षा प्रणाली को मुस्लिम शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। तो 6 नंबर प्रश्न है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए क्या है 7वां प्रश्न। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सर क्या है, सन यहाँ पर होना चाहिए, सर लिख गया है। सन यहाँ पर सन 1854 की शिक्षा नीति की घोषणा किसने की? तो यहाँ पर देखिए सन 1854 की जो शिक्षा नीति की घोषणा की, ये चार्ल्स वुड ने की थी, याद रखिएगा। ये हमने बताया आपको कि निश्चित उत्तरीय जो प्रश्न होता है ये आपका एक एक लाइन में होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। काफ़ी स्टूडेंट सोच लेते हैं कि सर जो क्वेश्चन होता है बहुत बड़ा होता है। तो निश्चित उत्तरीय 1 नंबर का है, याद रखिएगा। तो 1 नंबर के लायक जिस प्रकार से कहा गया है, जिस प्रकार से काम उस प्रकार से दाम, यानी काम छोटा है तो उसके लिए दाम छोटा होगा, काम बड़ा होगा तो काम उसके लिए दाम भी बड़े होंगे। सेम इसी प्रकार से इसमें भी आप अप्लाई कर दीजिए। निश्चित उत्तरीय तो 1 नंबर, अति लघु उत्तरीय का 4 नंबर, लघु उत्तरीय 6 नंबर और दीर्घ उत्तरीय 10 नंबर। ये आपको याद रखना है। 8वां प्रश्न देखिए क्या है। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन कौन से कॉलेज स्थापित किए गए थे? तो देखिए इसमें जो आंदोलन के अंतर्गत है, दयानंद वैदिक कॉलेज, लाहौर सेंट्रल हिंदू कॉलेज और बनारस फ्यूशन क्या है, फ्यूशन कॉलेज पूना। ये आपको याद करना है। तो 8वां प्रश्न का भी उत्तर आप देख सकते हैं। 9th नंबर देखिए प्रश्न क्या है। विश्वविद्यालय आयोग क्या है, जो विश्वविद्यालय आयोग 1948 और 49 के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर डॉक्टर राधा कृष्णन थे, उन्हीं के नाम से इस आयोग को डॉक्टर राधा कृष्णन क्या है, डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ये बोर्ड एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है। 4 विकल्प दे दिए जाएंगे जिसमें कठोरी आयोग, डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग और 2 और आयोग रहेंगे। तो उनमें से आप याद रखना है आपको डॉक्टर राधा कृष्णन जो इनका आयोग है, इनके नाम से इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हमने बताया, यदि आपने हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वाला भी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो भी वीडियो है। उसके बाद में देखिए क्या है हमारा 10 नंबर प्रश्न देखिए। प्रतिभाशाली छात्रों को उत्तम शिक्षा उपलब्ध क्या है, जो प्रतिभाशाली बालक हैं इनके उत्तम शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जिले में खोले गए विद्यालयों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें देखिए जो खोले गए विद्यालयों को श्री जवाहर क्या है, श्री जवाहर नवोदय विद्यालय के नाम से जाना जाता है। एक एक नंबर का प्रश्न है। कभी कभी क्या होता है प्रश्न इसी के अनुसार, जैसे 10 प्रश्न आप देख सकते हैं, इसी के अनुसार थोड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन बड़ा होगा लेकिन जो इसका आंसर होगा निश्चित उत्तरीय का छोटे में होगा। तो ये आपको याद रखना है। 1 नंबर का प्रश्न है, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि कहा गया है बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर से आप टॉपर बन सकते हैं, 1 नंबर से आप फेल भी हो सकते हैं। तो आपके लिए 1 नंबर बहुत ही मायने रखता है, खासकर बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद में देखिए क्या है 11 नंबर प्रश्न देखिए। RMSA को विस्तारित रूप में लिखिए। क्या है, RMSO को विस्तारित रूप में लिखिए, ये बात हो रही है। तो इसका आंसर दीजिए, यानी फुल फॉर्म इसका आपको बताना है। फुल फॉर्म क्या होगा देखिए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो हो जाएगा RMS का शॉर्ट में फुल फॉर्म, इसको तैयार कर लीजिएगा। सारा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए फॉलो कीजिए, और जो भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हैं। 12 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। मालवीय जी का मुख्य नारा क्या था? जो मालवीय जी हैं इनका जो बेसिकली मुख्य नारा था ये क्या था, ये आपको बताना है। तो देखिए मालवीय जी का मुख्य नारा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस प्रकार से मैं बता दूं, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के प्रबल जो नारी के समर्थक है कौन है? 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर दे दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में भी ये घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। कभी कभी क्या होता है ना, जो ऑब्जेक्टिव और निश्चित उत्तर ये होते हैं दोनों एक प्रकार से मिले होते हैं। तो ये वाला नारा आपका उसमें ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया गया और ये वाला अप्लाई इसमें निश्चित उत्तरीय में आ गए। तो घबराना नहीं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 40 तो है, 40 निश्चित उत्तरीय प्रश्न लेकर आए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप 40 इन्हों में से तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में यहीं से देखा जाएगा, कोई बाहरी नहीं आएगा। उसके बाद में देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है। मालवीय जी के अनुसार क्या है, जो मालवीय जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ लिखिए। शिक्षा का अर्थ लिखना है जो मदन मोहन मालवीय जी हैं, तो इनके अनुसार देखिए क्या है। मालवीय जी के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति में शारीरिक मानसिक आर्थिक क्या है, आर्थिक एवं धार्मिक संस्कारों का विकास करना ही मालवीय जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ कहलाता है। 13 नंबर भी प्रश्न हमारा हो गया। 14 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जो गांधी जी है, महात्मा गांधी जी,
उनके अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या स्पष्ट करना है, ये भी आपको बताना है। हमने मदन मोहन मालवीय जी का बता दिया, यहाँ पर गांधी जी का बताना है। तो गांधी जी के अनुसार व्यक्ति के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में निहित सर्वोत्तम गुणों का सर्वोत्तम जो गुण है, इसका सर्वगीण विकास ही शिक्षा कहलाता है या शिक्षा कहते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के अनुसार जो अति लघु उत्तरीय होता है शैक्षिक विचार के बारे में भी आता है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। जो आपका एनसीईआरटी का बुक है स्टूडेंट, याद रखिएगा सारा क्वेश्चंस उसी में से पूछा जाएगा, कहीं से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि निश्चित उत्तरीय है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, कॉपी पेन में लिखना चाहें तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद में देखिए क्या है 15 नंबर प्रश्न, किस भारतीय शिक्षा शास्त्री ने सत्य और क्या है, जो भारतीय शिक्षा है शास्त्री है, सत्य और ईश्वर की अनुभूति के लिए अहिंसा को ही एकमात्र साधन समझा। इनमें से आपका विकल्प हो जाएंगे, विकल्प के थ्रू अभी आपका पूछा जा सकता है, तो 4 विकल्प दे दीजिएंगे, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, या और भी एनी बेसेंट का तो चैप्टर हटा दिया गया है। तो इनमें से आपका 2-3 दे दिए जाएंगे, तो उनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएंगे इसके सही उत्तर। तो याद रखिएगा 15 का आपका सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या है, पर्यावरण शिक्षा की सफलता के मार्ग में, जो पर्यावरण शिक्षा है इसके जो सफलता के मार्ग में उत्पन्न होने वाली मुख्य समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए कुछ हमने पॉइंट के थ्रू लिखा है, पॉइंट के थ्रू आप इस प्रकार से स्टूडेंट लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में 1, 2, 3 इस प्रकार से लिखिएगा। हमने इस प्रकार से लिख दिया है क्योंकि इसमें आप समझ जाएंगे, लेकिन जो एग्जामिनर होता है वो कभी कभी नहीं समझ पाता है, तो कॉपी में आप इस प्रकार से लिखिएगा। यदि आपने हमारा कॉपी वाला वीडियो नहीं देखा, जो उसकी हमने जियोग्राफी का कॉपी और हिंदी का, तो हिंदी का आप हटा दीजिए, जियोग्राफी की किस प्रकार से कॉपी हमने लिखी है, इसी प्रकार से आप शिक्षा शास्त्र की भी कॉपी लिख सकते हैं। तो देखिए क्या है बाधाएं, पहला आपका हो जाएगा पर्यावरण के प्रति अनुचित दृष्टिकोण, दूसरा है भौतिकवादी संस्कृति का अत्यधिक प्रसार, तीसरा है उपयोगी साहित्य की कमी, चौथा है नगरीय सभ्यता का विकास, तथा जो पांचवा है विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा की व्यवस्था या जो शिक्षा व्यवस्था है इसकी कमी। ये पर्यावरण शिक्षा की सफलता की क्या है, कुछ उत्पन्न मुख्य क्या है समस्याएं हैं, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या है, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी तैयारी जो है प्रॉपर कराना। हमने खंड का भी वीडियो बना दिया है, जिसमें हमने बहुविकल्पीय, निश्चित उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय को कवर किया है। फिर उसके बाद में खंड खा यानी पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो बनाया है, उसमें भी हमने बताया है। उसके बाद में बहुविकल्पीय भी प्रश्न का वीडियो बना दिया है। उसके बाद में आज का ये निश्चित उत्तरीय रहेगा। इसके बाद में एक हमारा आएगा मैराथन वीडियो, जिसमें सारा क्वेश्चन को बता देंगे। तो यदि आप इन्हीं में से चारों पांच जो वीडियो है तैयार कर लेते हैं और जो मॉडल पेपर है पिछले ईयर का उसको तैयार कर लेते हैं, तो क्वेश्चन सही से आएगा, कोई बाहरी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो देखिए क्या है हमारा 17 नंबर प्रश्न, पर्यावरण शिक्षा को सफल बनाने के लिए मुख्य रूप से क्या उपाय किया जाना चाहिए। उपाय यहाँ पर बात हो रही, तो देखिए क्या है, पर्यावरण शिक्षा को सफल बनाने के लिए पर्यावरण के प्रति उचित दृष्टिकोण का विकास करना ही क्या है अति आवश्यक है। यहाँ पर बात हो रही है कि जो पर्यावरण शिक्षा है इसको सफल बनाने के लिए जो क्या उपाय करना चाहिए, तो यहाँ पर जो है प्रति उचित दृष्टिकोण विकास करना ही पर्यावरण का एक क्या हो जाएगा, शिक्षा कहलाएगा, सफल शिक्षा। 18 नंबर देखिए प्रश्न, प्रदूषण के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। जो प्रदूषण है मैंने बताया था आपको शुरुआत में ही कि हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट निश्चित उत्तरीय प्रश्न आपको बताएंगे। इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में आएगा, नहीं तो बाद में आप पछताएंगे। तो देखिए जो 18 नंबर प्रश्न है क्या है, प्रदूषण के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर देखिए, प्रदूषण या पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य प्रकार रूप है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण। इस पर निबंध भी आता है जो हिंदी में होगा क्लास 12 हिंदी में, कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं समाधान के बारे में बताइए। तो जो प्रदूषण की 4 स्रोत होते हैं यही है, क्या है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। और एक और प्रदूषण आप ले सकते हैं रासायनिक या भूस्खलन, वो भी ले सकते हैं। तो 18 भी हमारा हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्या है हमारा, स्क्रीन पर आ चुका है स्टूडेंट। देखिए 19 नंबर प्रश्न, कि पर्यावरण की एक स्पष्ट परिभाषा लिखिए। जो स्पष्ट परिभाषा है ये आपको लिखनी है। तो देखिए क्या है, पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी जीव अथवा वस्तुओं को चारों ओर घेरे होता है तथा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। ये जिस वर्ड क्या है, जो जिस वर्ड है इनके अनुसार ये पर्यावरण शिक्षा का उदाहरण है। अब बोर्ड एग्जाम में भैया आ जाए कि पर्यावरण शिक्षा किसे कहते हैं, तो मैं बता दूं शॉर्ट में आपको बताना रहेगा निश्चित उत्तरीय में, तो ये बता दीजिएगा कि पर्यावरण
क्या है, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परि का मतलब है चारों ओर, तथा आवरण का है क्या है, घेरा हुआ, यानी चारों ओर जो है पर्यावरण घेरा हुआ है। तो पर्यावरण का परिभाषा आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। नहीं तो आप किसी वैज्ञानिक या किसी जो शिक्षा शास्त्री है उनके अनुसार भी अपना मत दे सकते हैं कि जो पर्यावरण के बारे में ये कौन सा विचार रखते हैं। तो ये हमारा 19 नंबर भी प्रश्न हो गया। अगला देखते हैं क्या है प्रश्न। देखिए स्क्रीन पर आ चुका है 20 नंबर प्रश्न। देखिए क्या है स्टूडेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 20 नंबर प्रश्न। आग लगने पर सबसे गंभीर आशंका क्या होती है? जो आग लगना है इस पर जो सबसे गंभीर आशंका होती है, ये देखिए आग लगने पर सबसे गंभीर आशंका व्यक्तियों के जलने या झुलसने की होती है। इसमें जो व्यक्ति है उसकी मौत भी हो सकती है। जो आग लगना, जल जाता है, आग में झुलसना भी क्या है, झुलस जाता है पूरे शरीर में, तो इससे व्यक्तियों की क्या होती है, मृत्यु भी हो सकती है यदि ये सारा प्रोसेस हो जाए। उसके बाद में 21 नंबर प्रश्न आ चुका है। क्योंकि मैं जल्दी जल्दी सारे निश्चित उत्तरीय क्वेश्चन को करा रहा हूँ, तो आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके, वो भी काफ़ी अच्छे बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लाएं जो शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट हैं। उसके बाद में देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या है, मुख्य प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं ये बताइए। जो मुख्य प्राकृतिक आपदाएं, यहाँ पर आपको कौन कौन सी है बताना है। उत्तर में देखिए क्या है, भूकंप, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, ज्वालामुखी का फटना, तूफान, समुद्री तूफान, ओलावृष्टि, बादल फटना तथा सुनामियाँ, समुद्र लहरें आदि मुख्य प्राकृतिक आपदाएं हैं। क्या है, ये आदि जो है मुख्य प्राकृतिक आपदाएं के अंतर्गत आते हैं। हमने जो पोल डाला था उसमें भी काफ़ी लोगों ने इस रिस्पॉन्स अच्छा दिया था, जिसमें हमने बताया था इस बार काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। उसके बाद में देखिए क्या है, अगला देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। देखिए स्टूडेंट, हमारे देश में शिक्षा के प्रसार क्या है, जो हमारा देश है इसमें शिक्षा का प्रसार की दर किस काल में सर्वाधिक हुई है? इसका आंसर देखिए, हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत की काल शिक्षा के प्रसार की दर सर्वाधिक हुई है। इसका आंसर देख सकते हैं किस प्रकार से है। इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, और कॉपी में लिखना चाहे तो लिख लीजिए, क्योंकि लिखेंगे तो आप ही का फ़ायदा होगा। दो फ़ायदा होगा, इससे आपकी एक राइटिंग स्किल इम्प्रूव होगी, और एक आपको लिखने का तरीका, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर भी आपको आ जाएगा कि किस प्रकार से लिखना है। कॉपी वाला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। 23 नंबर प्रश्न क्या है स्क्रीन पर, भारतीय संविधान में शिक्षा के प्रसार के लिए क्या मुख्य प्रावधान किया गया? क्या है, जो शिक्षा का प्रसार है इसके लिए क्या मुख्य प्रावधान किया गया ये बताना है। तो उत्तर में देखिए, भारतीय संविधान में शिक्षा के प्रचार के लिए 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। जो गवर्नमेंट है यूपी या कोई भी आल स्टेट गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, वो भारतीय जो संविधान के प्रचार के लिए जो 6 से 14 वर्ष के बालक हैं इनके लिए निःशुल्क क्या है शिक्षा, और क्या है निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य का प्रावधान किया गया। निःशुल्क शिक्षा यानी शिक्षा का जो यानी पढ़ने के लिए कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। 23 नंबर भी प्रश्न हो गया। उसके बाद में देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या है, शिक्षा के स्तर से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर देखिए, सारे छात्र जिसका छाया स्तर क्या है, जिसका छाया स्तर या हो उनके ज्ञान का स्तर लगभग वही होता है। क्या है, जो सारे छात्र हैं जिसका छाया स्तर के हो उनके ज्ञान का स्तर लगभग वही होना चाहिए कि जो निर्धारित शैक्षिक पाठ्यचर्या के अनुकूल है। ये आपको 24 नंबर प्रश्न में बता देना है। 30 नंबर देखिए स्टूडेंट प्रश्न क्या है कि स्त्री शिक्षा क्या है, स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थन करने वाले किन्हीं दो समाज सुधारकों का नाम लिखना है। किन्हीं दो का लिखना है, एक नंबर का है तो आपका पहला हो जाएगा राजा राम मोहन राय, तथा दूसरे जो है स्वामी दयानंद है, जो कि स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक रहे हैं, याद रखिएगा। उसके बाद में क्या है अगला 26 नंबर प्रश्न देखिए, स्त्री शिक्षा के मार्ग में किन्हीं जो 4 बाधाएं इसको आपको लिखना है। ये आपका अति लघु उत्तरीय भी प्रश्न में भी पूछा जाएगा, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जो 4 बाधाएं इसके बारे में भी आपको डिटेल में स्पष्ट करना होगा कि किस प्रकार से ये 4 बाधाएं सामने उत्पन्न होती हैं। तो पहला जो आपका बाधा हो जाएगा सामाजिक कुप्रथाएं एवं अंधविश्वास, यानी जो सामाजिक कुप्रथाएं ये अंधविश्वास हो जाएगा पहला बाधा। दूसरा आपका निर्धनता तथा पिछड़ापन। तीसरा आपका बालिका विद्यालयों तथा अध्यापकों की यानी जो अध्यापिकाएं हैं उनकी कमी। चौथा है आपका बालिका शिक्षा के प्रति अनुचित दृष्टिकोण, यानी दृष्टि जो कि बालिका पढ़ सकती है। तो इनकी जो स्त्री शिक्षा की 4 समस्याएं हैं या 4 बाधाएं हैं इस प्रकार से हैं। इसको आपको डिटेल में लिखना होगा कि किस प्रकार से बालिकाएं की दृष्टिकोण है, समाज में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में आपको पूरा बताना होगा 26 नंबर प्रश्न में।
27 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? देखिए इसका जो स्थापना हुई 5 सितंबर 1969 1969 को ये हुई थी। चलिए देखते हैं अगला क्या है। 28 नंबर प्रश्न देखिए, सीखने की प्रक्रिया पर परिपक्वता क्या है? सीखने की प्रक्रिया पर परिपक्वता का प्रभाव क्या पड़ता है या प्रभाव पड़ता है क्या है? तो सीखने की प्रक्रिया के लिए शरीर का क्या है? शरीर के परिपक्व होना आवश्यक है। 28 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आप देख सकते हैं ये है, तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं और हमारे जो टारगेट है कि हमारे चैनल से बोर्ड एग्जाम में जो बच्चे देने वाले पेपर देने वाले हैं वो काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आए बोर्ड एग्जाम में। तो आप भी मेहनत कीजिए, हम भी करते हैं, काफ़ी अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में दिला कर रहेंगे। तो देखिए जी 29 नंबर प्रश्न क्या है, थार्नडाइक ने सीखने की किस विधि का समर्थन किया है? तो यहाँ पर उत्तर देखिए क्या है, यहाँ से अब हमारा स्टार्ट हो जाएगा क्या है, खंडखा वाला सेक्शन। तो थार्नडाइक ने सीखने के प्रयास एवं त्रुटि विधि का समर्थन किया। क्या है, जो प्रयास और त्रुटि है इसका इन्होंने समर्थन किया है। तो इसको आप देख सकते हैं 29 नंबर प्रश्न में। उसके बाद में देखिए क्या है, 30 नंबर प्रश्न, अभिप्रेरणा का कोई एक वर्गीकरण बताइए। जो अभिप्रेरणा है, कोई एक वर्गीकरण आपको बताना है, तो इसका आंसर देखिए क्या है। अभिप्रेरणा क्या, अभिप्रेरक एवं वर्गीकरण के अंतर्गत प्रेरणा को इन दो भागों में बांटा जाता है, जन्मजात प्रेरक तथा अर्जित प्रेरक। बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जन्मजात प्रेरक तथा अर्जित प्रेरक किसके समर्थन में आता है, तो 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, तो उनमें से आपका अभिप्रेरणा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्या है हमारा। 31 नंबर प्रश्न देखिए, रुचि का शिक्षा की प्रक्रिया पर क्या है, जो रुचि है इसका शिक्षा की प्रक्रिया पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? रुचि का शिक्षा की प्रक्रिया पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर देखिए, उत्तर देखिए, क्योंकि उत्तर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको डालना होगा। और अति लघु उत्तर वाला जो प्रश्न होता है उस पर यदि आप कहेंगे तो वीडियो बनाएंगे, मैराथन वीडियो में हम सारा क्लियर कर देंगे। तो रुचि शिक्षा की प्रक्रिया पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। रुचि की दशा में शिक्षा की प्रक्रिया उत्तम एवं सुचारू रूप से हो सकती है, ये आपको याद रखना है। देखिए क्या है, 31 नंबर प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी आंसर हमने दे दिया है। 32 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, दंड के विभिन्न उद्देश्य बताइए। क्योंकि हमने बताया था आपको शुरुआत में ही वीडियो को कि 40 निश्चित उत्तरीय प्रश्न आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है और रिसर्च से इन सभी प्रश्नों को लाया गया है। तो 32 नंबर जो प्रश्न है कि दंड के विभिन्न उद्देश्य बताइए। तो दंड के 4 उद्देश्य हो सकते हैं। कौन कौन से दंड जो कि देते हैं विद्यालय या कॉलेज में? पहला आपका हो जाएगा प्रतिशोधात्मक उद्देश्य, यानी प्रतिशोध लेना। दूसरा आपका सुधारात्मक, यानी बालक को सुधारना। तीसरा आपका प्रतिशोधात्मक, यानी प्रतिशोधात्मक करना। और चौथा है परिणाम का बोध कराना, यानी कोई भी परिणाम या गलत काम उसका बोध कराने के लिए दंड देना। तो ये जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो कि उद्देश्य के रूप में ले सकते हैं। तो ये भी हमारा प्रश्न हो गया। 33 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, पुरस्कार से क्या आशय है? बालक को पुरस्कार देने से क्या अनुभूत होती है? तो उत्तर में देखिए, पुरस्कार कांच का आशय क्या है? पुरस्कार जो कांच का आशय बालक का अच्छे कार्यों को करने के फलस्वरूप सुखद अनुभूति कराने से है, जो कि पुरस्कार देना है। 33 नंबर भी प्रश्न है। ये सारा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और छोटा छोटा है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा टफ नहीं है, इसका नॉर्मल ही होगा। जैसे कि अब यहाँ पर सीखने के कितने नियम है? तो 3 नियम है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। या बिल्लियों पर प्रयोग किया किसने किया? निश्चित उत्तरीय पर। तो बिल्लियों पर जो प्रयोग किया था किसने किया था? ये थार्नडाइक ने किया था। तो ये सब जो है निश्चित उत्तरीय प्रश्न में आ जाएंगे, जिसका ऑप्शन क्या होता है, राइट आंसर दे दीजिए, झंझट पूरा खत्म हो जाएगा। तो हमारा ये 33 नंबर भी प्रश्न होगा। 34 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, मानसिक स्वास्थ्य की एक संक्षिप्त परिभाषा लिखिए। जो मानसिक स्वास्थ्य है किन्हीं एक आपको संक्षिप्त परिभाषा लिखना है। किस प्रकार से लिखना है? तो इसका आंसर देखिए, भाटिया के अनुसार, यानी भाटिया जो शिक्षा शास्त्री हैं उनके अनुसार क्या है, जो मानसिक स्वास्थ्य यह बताता है कि कोई व्यक्ति जीवन की मांगों क्या है, कोई जो व्यक्ति है जीवन की मांगों और अवसरों के प्रति कितनी अच्छी तरह से समायोजित है। ये मानसिक स्वास्थ्य की एक संक्षिप्त परिभाषा है, निश्चित उत्तरीय के आंसर में, निश्चित उत्तरीय के प्रश्न में। 34 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर देख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा में नहीं है, छोटा छोटा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि छोटा छोटा ही बोर्ड एग्जाम में धमाल मचाता है, याद रखिएगा। तो कोई भी छोटा बड़ा क्वेश्चन नहीं होता, फर्क इतना होता है कि आपको कितने मार्क्स मिलते हैं उस क्वेश्चन के, ये आपको मैटर करता है। तो 35 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, किसने कहा है कि बुद्धि 7 प्राथमिक योग्यताओं का समूह है? क्या जो बुद्धि है ये 7 प्राथमिक योग्यताओं का समूह है? तो उत्तर देखिए, लुइस क्या है, जो लुइस थर्स्टन
लुईस थर्स्टन हो जाएंगे। इन्होंने कहा जो प्राथमिक योग्यताओं का समूह है बुद्धि, ये आपको याद रखना है। 36 नंबर प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, उपलब्ध परीक्षण के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। उपलब्ध जो परीक्षण है, ये जो इसका मुख्य प्रकार है, मौखिक परीक्षण, ये इस प्रकार से आप पॉइंट वाइज भी इसका आंसर दे सकते हैं। पॉइंट वाइज देंगे तो एग्जामिनर को भी पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा और उससे आसानी होगा पढ़ने में जब आसानी होगा तो पता हो जाएगा एग्जामिनर को कि भैया बच्चे को मालूम है कॉपी किस तरह से लिखा जाता है। और जब कॉपी किस तरह से लिखा जाता है एग्जामिनर को मालूम होगा तो आपका तो समझ लीजिए नंबरों की बौछार हो जाएगा। यदि आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर ले गए तो समझ लीजिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मौखिक परीक्षण, क्रियात्मक परीक्षण, निबंधात्मक परीक्षण तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षण, 4 आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि उपलब्ध परीक्षण के 4 प्रकार हैं। तो समय बचाने के लिए आप इसी प्रकार से अपनाइएगा क्योंकि 1 नंबर का है, इसमें समय आप वेस्ट मत कीजिएगा। जो लॉन्ग क्वेश्चन है उस पर आप समय लगाइए जिससे आपका कुछ फ़ायदा हो, जिसमें 10-10 नंबर वाला है उसको आप कीजिए सबसे पहले। तो 36 नंबर का भी प्रश्न हमारा हो गया। 37 नंबर देखिए क्या है, सर्वप्रथम स्याही धब्बा परीक्षण किसने किया था। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पिछले साल ही ये सारा क्वेश्चन आया था। लगातार 3 सालों से ये आ रहा प्रश्न। यदि आप मॉडल पेपर को भी चेकआउट करेंगे पिछले ईयर का तो उसमें भी ये पूछा गया था कि सर्वप्रथम स्याही धब्बा परीक्षण किसने किया। तो इसका आंसर देखिए, जो सर्वप्रथम स्याही धब्बा परीक्षण स्विट्जरलैंड, क्या क्या है, जो स्विट्जरलैंड के एक मनोविकृत चिकित्सक हरमन रोसा ने किया था। यहाँ पर आपको याद रखना है, हरमन रोसा ने स्याही धब्बा का परीक्षण किया। उसके बाद में देखिए 38 नंबर प्रश्न क्या है, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण सामाजिकता के आधार पर किया है। किस मनोवैज्ञानिक ने किया है व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है, तो जुंग नामक मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण सामाजिकता के आधार पर किया है। इसको आप तैयार कर लीजिएगा। देखिए, जो जुंग नामक का एक मनोवैज्ञानिक है, ये व्यक्तित्व का जो सामाजिक आधार पर किया है व्यक्तित्व का वर्गीकरण। 38 नंबर प्रश्न है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। 39 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, बुद्धि लब्धि सूत्र के निर्माता कौन है। बुद्धि लब्धि के सूत्र के बारे में बोर्ड एग्जाम में आता है तो उस पर भी हमने वीडियो बनाया है, आप गूगल या अपने यूट्यूब पर सर्च करेंगे मिल जाएगा वीडियो। तो देखिए क्या है 39 नंबर प्रश्न, उपलब्ध क्या है, बुद्धि लब्धि सूत्र के या सूत्र की निर्माता कौन है। तो बुद्धि लब्धि जो सूत्र के निर्माता है वो टर्मैन है। क्या है, टर्मन हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर 39 नंबर प्रश्न का। अगला देखते हैं क्या हमारा 40 नंबर प्रश्न देखिए और आखिरी प्रश्न है निश्चित उत्तरीय का इस वीडियो का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने इस वीडियो में सिर्फ जो आपका पूरे बुक से 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। यदि आप इन्हीं में से तैयार कर लेते हैं और जो खंड का और खंड खा हमने पढ़ा है उसमें भी हमने निश्चित उत्तरीय कुछ प्रश्नों को बताया है। यदि आप तैयार कर लेते हैं तो 5 नंबर आपका कहीं पर नहीं गया है, धरा का धरा है वो। तो प्रेरणा युक्त व्यवहार का मुख्य लक्षण क्या होता है। जो प्रेरणा है इसके युक्त व्यवहार का जो मुख्य लक्षण होता है ये क्या होता है। तो उत्तर में देखिए, प्रेरणा युक्त व्यवहार का मुख्य लक्षण है अतिरिक्त शक्ति का संचालन। क्या है, जो अतिरिक्त शक्ति है इसका संचालन भी। तो 40 नंबर प्रश्न का आंसर आप देख सकते हैं किस प्रकार से है। तो इतना ही आपको लिखना है, 1 नंबर का प्रश्न एग्जामिनर आपको दे देगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा जो भी आपकी क्लास में पढ़ रहे हो। और चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसा ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ कुछ नया लेकर। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।